बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का क़याम 1947 को वजूद में आया। क़याम के बाद से अज़ीम लीडरान की वफ़ात, नीज़ ये कि नाक़िस ब्यूरोक्रेसी और ऐसे हुक्मरान दुनिया पर पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए जिन्होंने कि पाकिस्तान की सियासत का रुख मुखालिफ ममालिक की हदायत पर मुतय्यन किया। चुनांचे सियासतदानों की नाअहली, करप्शन, नीज़ ये कि ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, ये तमाम चीज़ें मिलकर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मसला बन गई जिनको के हल करना आज तक मुमकिन नहीं हो सका। पाकिस्तान का एक संगीन मसला कर्ज़ा है। हर हुकूमत ने अपने दौर में कर्ज़ा लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कर्ज़े के बोझ तले दबकर रह गए हैं। आज हम कर्ज़ों की फ़हरिस्त के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान में कर्ज़ों की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में कर्ज़ों में तेज़ी से इजाफ़ा सर फ़हरिस्त है। 2021 में कर्ज़ों की सूरत हाल में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और 2022 में बेशुमार कर्ज़े लेने की वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ, कीमती वसाइल का ज़िया हुआ, बढ़ती हुई आबादी और दीगर मसाइल में घिरा पाकिस्तान तकरीबन 2022 के मिड में पहुंच गया है, जबकि आज 1 मई 2022 है। लेकिन इन मसाइल में कमी एक चैलेंज बनकर रह गई है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने आलमी बैंक के DSSI के अहल 73 ममालिक में सबसे ज़्यादा बैरूनी कर्ज़ा लिया और बैरूनी कर्ज़ा लेने वाले 10 ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान सर फ़हरिस्त है। पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, अंगोला, कीनिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, घाना, इथियोपिया और ज़िम्बाब्वे, ये तकरीबन 10 ममालिक हैं जिनमें के सर फ़हरिस्त पाकिस्तान है, जिसने कि बैरूनी मुल्कों से सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया है। मजमूई कर्ज़े मजमूई आबादी से भी ज़्यादा हो गए। पाकिस्तान यौमिया 8 करोड़ 30 लाख डॉलर्स अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज़ लेता है। हमारा मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ा 50,000 अरब रुपए या 290 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है, जो मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 94% है। पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्ज़ों में मौजूदा दौर हुकूमत में 20,000 अरब रुपए का इजाफ़ा हुआ और अब गैर मुल्की कर्ज़ा 127 अरब डॉलर है, जो हर गुज़रते दिन के साथ साथ बढ़ रहा है। ऐसे में तवानाई का बहरान और पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के ज़ेर दस्ती कर्ज़ों का हुजम 1200 से लेकर 2500 अरब रुपए तक है, जबकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज PIA स्टील मिल्स का मजमूई नुकसान 1100 अरब रुपए है, जो पाकिस्तान के सालाना तरक्याती कौमी बजट से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का GDP 1543 डॉलर है और इस हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का तकरीबन 181वां मुल्क है, जबकि क़ुव्वत ख़रीद में मसावात की बुनियाद पर फ़ी का GDP 5,964 डॉलर्स है और इस लिहाज से पाकिस्तान में 174 नंबर पर पाकिस्तान आता है, जो कि कंट्री लोन्स लेती हैं। अब हम ये बात करेंगे कि किस हुकूमत ने कितना कर्ज़ा लिया। जो भी हुकूमत आती है वो दूसरी पे ब्लेम करती है कि इन्होंने हमसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया, जबकि हमने कर्ज़ा वापस किया था। तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है कि किस हुकूमत ने कितना कर्ज़ा लिया। और ये कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, तो उस वक्त मुल्क में 6,000 अरब का कर्ज़ा था, जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे तो ये कर्ज़ा 16,000 अरब का हो गया। फिर औसतन 5 अरब रुपया रोज़ाना कर्ज़ा लिया जाता रहा पीपल्स पार्टी के दौर में। फिर 2013 में PML की हुकूमत आई, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो 30,000 रुपये तक कर्ज़ा पहुंच गया। औसतन 5,000 रुपये का इजाफी कर्ज़ा रोज़ लिया जाता रहा। PML वाले कर्ज़े जमा कर रहे थे। फिर अगली हुकूमत आई PTI की, जो कि इमरान खान की हुकूमत थी। उन्होंने 50,000 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया
चुनाचा 50,000 अरब रुपए से हमारा मजमूई कर्जा बढ़ गया। फिर 17,000 अरब रुपए का इजाफी कर्जा रोज़ाना लिया जाता रहा था। तो 5 अरब पीपीआई का रोज़ाना इजाफी कर्जा और 17 अरब पीटीआई के दौरान लिया गया। 2008 में पाकिस्तान के हर मर्द और औरत पर 36,000 रुपये का कर्जा था। 2013 में ये बढ़कर 88,000 रुपये पर पहुंच गया। 5 साल और लगे पीएमएल के, तो वो 60,000 रुपये एक साल 44 से 2,22,000 रुपये का कर्जा अब हर पाकिस्तानी पर है। पीटीआई ने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया और पीएमएल वालों ने हुकूमत ने कम कर्जा लिया। ये फिगर्स के मुताबिक अंडरस्टूड है कि पीटीआई की हुकूमत ने ज़्यादा कर्जा लिया जबकि नवाज शरीफ की हुकूमत ने कर्जा कम लिया था। और हमारे कर्जे में आधा कर्जा फॉरेन करेंसी का कर्जा है। उस वक्त अगर $120 का था कर्ज, तो आज $173 का है। तो हुकूमत का कसूर नहीं बल्कि डीवैल्यूएशन का कसूर है। माहिर मौशियात फ़ारूक सलीम ने ये फिगर्स बताई हैं कि डॉलर्स में डीवैल्यूएशन की वजह से कर्जे में इजाफा होता है, जबकि हुकूमत का इसमें कसूर नहीं होता क्योंकि करेंसी फ़ॉरेन करेंसीज़ में लिया जाता है। अब जो भी हुकूमत आएगी तो वो पाकिस्तान के कर्ज़ों के भंवर में फंस जाएगी। डीवैल्यूएशन की शरह मुख्तलिफ है, पीएमएल के दौरान भी और पीटीआई के दौरान भी। जब कर्ज़ों की अमाउंट बढ़ेगी तो डीवैल्यूएशन भी बढ़ेगी। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी सऊदी अरब से कर्ज़ा लिया है और जो भी हुकूमत आती है उससे कर्ज़ा लेना ही होता है क्योंकि इसके बगैर मईशत नहीं चल सकती। पाकिस्तान मजमूई तौर पर कर्ज़ों के भंवर में फंस चुका है। अब हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान आया क्या इक़दामात करे कि वो दोबारा से अपने कर्ज़े अदा करने के काबिल हो जाए या मुल्क से सारे कर्ज़े उतार दिए जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मुल्क ज़्यादा नोट छापे, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर मुल्क ज़्यादा नोट छापे तो इससे मुल्क के कर्ज़े अदा हो जाएं? असल में रुपया क्या चीज़ है, ये नोट क्या चीज़ है? नोट तो बुनियादी तौर पर एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन हम इसे छाप कर उसके ऊपर मुल्क के रहनुमाओं की तस्वीरें छाप कर और उसको मुख्तलिफ तहरीरें लिख कर इस कागज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि फिर इसके ज़रिए हम ख़रीदारी करते हैं। हर मुल्क का यही निज़ाम है। अगरचे गुज़श्ता अदवार में धातें इस्तेमाल की जाती थी जिसमें सोने और चांदी की धातें थी और वो भी लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब हम ये बात करेंगे कि मुल्क ज़्यादा नोट छाप कर अमीर क्यों नहीं हो जाते और अपने कर्ज़ क्यों नहीं उतारते। हर मुल्क ज़्यादा नोट छापे तो हर शहरी के पास ज़्यादा नोट, ज़्यादा रकम होगी। इसकी वजह से मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर एक शख्स $1 रोज़ाना कमाता था तो उसे $100 रोज़ के मिलने लगेंगे। तो मार्केट में उतनी ही चीज़ें हैं जितनी कि उसने $100 के रोज़ के आने से पहले ख़रीदी थी। पहले वो $10 कमाता था, अब वो $100 कमाता है, लेकिन मार्केट में चीज़ों की कीमत वही थी। लेकिन अगर हर शख्स के पास डॉलर ज़्यादा आ जाएंगे तो मार्केट से चीज़ें ख़रीदने लगेंगे जिससे कि मार्केट में चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा क्योंकि चीज़ों की मिकदार और चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी जिससे कि कीमतें बढ़ जाएंगी और जो चीज़ पहले $10 की थी अब वो $100 की मिलेगी। हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी और सिर्फ 1-2 चीज़ें नहीं बल्कि तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। सबसे पहले हम 1946 में हंगरी कंट्री है उसकी मिसाल देखते हैं कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी नोट छापे थे। नतीजा ये निकला कि हर 15 घंटों में चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। इस दौर में हंगरी की करेंसी पिंगो थी। इस करेंसी में दुनिया में सबसे ज़्यादा नोट छापे गए। यहाँ तक एक रिकॉर्ड बन गया कि हंगरी के कंट्री ने सबसे ज़्यादा नोट छापे हैं। 100 मिलियन बिलियन पिंगो, इसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ अरब डॉलर बनती थी। 10 करोड़ अरब डॉलर का एक नोट छापा गया और इस नोट से बड़ा नोट आज तक किसी मुल्क ने नहीं छापा। इस पर हंगरी कंट्री वाले फ़ख्र करते थे कि हमने सबसे ज़्यादा महंगा नोट छाप लिया है।
इसके बाद हंगरी को भी नई करेंसी में लेन देन करना पड़ा क्योंकि चीज़ों की कीमतें इंतहाई बढ़ गई थी, तो मईशत को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। इसके अलावा ये कि वेनेज़ुएला और ज़िम्बाब्वे की मिसाल हमारे पास है। वेनेज़ुएला और ज़िम्बाब्वे 2 कंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा भी कई ऐसी कंट्रीज़ की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपने मईशत को तरक्की देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए थे। इस अंधाधुंध नोट छापने से हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक साल में कीमतों की इंतहाई गिरानी, और नोट छापने की मशीनें तो नोट ही छापती रहीं, और ज़िम्बाब्वे 2008 में उन्होंने तारीखी हाइपर इन्फ्लेशन का सामना किया। महाना 79.6 बिलियन से बढ़कर उनका जीडीपी इंतहाई गिरानी पर पहुंच गया, जबकि अगर सिर्फ 50% से भी बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन रेट हो जाता है। नतीजा ये हुआ कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ। इस अफराते ज़र को देखकर ज़िम्बाब्वे की हुकूमत बदहवास हो गई और ज़्यादा बड़ी मालियत के नोट छापने लगी। कई मिलियन डॉलर का एक नोट छापना शुरू कर दिया, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। मार्केट में कीमतें बढ़ती गईं, यहाँ तक कि करेंसी की गिरती हुई कीमत को सहारा देने की कोशिश की गई। दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने के कीमतें बढ़ाई थीं, लेकिन ये हरबा भी नाकाम साबित हुआ। ज़िम्बाब्वे की करेंसी कोलैप्स करके ख़त्म हो गई। अपनी पुरानी करेंसी छोड़कर अमेरिकी डॉलर्स यूरो से मुल्की मईशत को चलाने की कोशिश की गई, मगर फिर भी महंगाई में कमी ना हुई। $1.5 अमेरिकी था, लेकिन बाद में रुपए की वैल्यू बहुत गिर गई। तब ज़िम्बाब्वे को 100 ट्रिलियन का नोट भी छापना पड़ा, लेकिन वो अमेरिकी डॉलर से भी कम हो गया। उसकी वैल्यू 1 अमेरिकी डॉलर से भी कम हो गई थी। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा हुकूमतें नोट छापेंगी तो दुकानदार कीमतें बढ़ा देंगे, फिर वो ब्लैक मार्केट करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे और स्मगल करेंगे गैर मुल्कों में अपनी चीज़ें, ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकें। इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, मसनूई बहरान आ जाएगा और लोगों के लिए आटा, दाल, चावल भी मुहैया ना हो सकेंगी, बल्कि ज़रूरियाती ज़िंदगी छुपा दी जाएंगी या बैरून मुल्क में स्मगल कर दी जाएंगी। और इसकी मिसाल वेनेज़ुएला है, जहाँ पे कि महंगाई इंतहाई बढ़ी। हुकूमत ने अपनी ताकत से इसे दबाने की कोशिश की, मगर ये भी बेसूद रहा। रुपया क्या चीज़ है बुनियादी तौर पे कि वो एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन हुकूमतें अपनी छपाई से उसको अहमियत दे देती हैं और इसी से ख़रीदो फरोख्त होती है। मौजूदा दौर में लोग छोटे छोटे मामलों पर कत्ल कर देते हैं और उसके पीछे जायदाद या फिर रुपया पैसा शामिल होता है, ताकि हम अमीरों की फहरिस्त में शामिल हो सकें और ये कि अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन इस अफरा तफरी की वजह से भी अखलाकियात ख़राब होते हैं। नीज़ ये कि माशरे इसी वजह से ही बिगड़ते हैं, जबकि हम हवस में लग जाते हैं। और एक मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा है कि अगर आप रुपए की अहमियत को इस तरह से समझें कि अगर रुपए दरख्तों पर उगते तो इनकी कीमत उससे ज़्यादा ना होती जितनी कि दरख्तों के पत्तों की होती है। चुनांचे इसी सोच के साथ हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं कि असल कीमत इखलाक की है, जबकि रुपए की अहमियत बहुत कम है। और ये कि जब हम भाईचारे को छोड़कर और अफरा तफरी में, हवस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और दौलत कमाने के लिए हवस में लग जाते हैं, तो इसी से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।